Okay, very good evening or good morning. So, we are starting with the topic called motion, and I will be teaching this whole part of motion and most probably gravity in this one lecture ही. हम लोग कोशिश करेंगे कि मोशन वाला पूरा पार्ट जो है, ग्रेविटी वाला जो पूरा पार्ट है उसका नर्सिंग में जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगा उस सबको हम लोग इस 45 मिनट्स 1 आवर के सेशन में जो है कवर कर लें, उसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझ लें. तो मोशन शुरू करते हैं एकदम बेसिक चीज़ों से. उसके पहले मोशन शुरू करने से पहले दो तीन कुछ बेसिक बातें जो हमको समझना ज़रूरी है उतना हम लोग देख लेते हैं. तो जब भी हम लोग फिजिक्स में क्वांटिटीज़ की बात करते हैं हम लोग क्वांटिटीज़ को दो हिस्सों में बांट देते हैं. ठीक है बच्चों, सबसे पहली क्वांटिटी जो होती है उसको हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, और दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी. अब ये स्केलर और वेक्टर में क्या अंतर है? स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें हम लोग किसी भी क्वांटिटी का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं. वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें हम लोग किसी भी क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड ही नहीं, मैग्नीट्यूड के साथ में जो है उसकी हम लोग डायरेक्शन भी कंसीडर कर रहे हैं. ठीक है, अब ये क्या है मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ. तो किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड मतलब होता है उसकी वैल्यू से. अगर मैं कह रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है, एक पर्सन है, उसे ट्रैवल करना है. ठीक है, तो एक x नाम का पर्सन है और ये x नाम का पर्सन जो है 50 किलोमीटर पर आवर से जो है ट्रैवल कर रहा है. अब 50 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रहा है यानी 50 किलोमीटर पर आवर, ये क्या हुई? वैल्यू है ना. तो इसी वैल्यू को हम लोग जो है मैग्नीट्यूड कहते हैं. उसके बाद में अब हम लोग इस वैल्यू में हमको क्या मालूम पड़ता है? इतने हम लोग जान पा रहे हैं कि इसका जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? 50 किलोमीटर पर आ रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहा होगा. बट वी डोंट नो द डायरेक्शन. डायरेक्शन क्या होता है कि ये कहाँ जा रहा है, ये पर्सन कहाँ ट्रैवल कर रहा है. तो व्हेन इट कम्स टू, अगर मैं कहता हूँ कि ये पर्सन जो है दिल्ली से लेकर के मुंबई तक जा रहा है ना, दिल्ली से मुंबई जा रहा है, तो ये मुझे बता देता है डायरेक्शन. तो वही चीज है, स्केलर क्वांटिटीज वो होती है जिनमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे होते हैं. वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिसमें हम लोग मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी कंसीडर कर रहे हैं. अब डायरेक्शन कैसी होगी? डायरेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हिस्सों में हो सकती है. ये हम लोग ग्राफिकली समझते हैं, है ना. किसी भी तरह का अगर मैं ग्राफ लेता हूं, मान लीजिए ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है. अब इस ग्राफ में अगर मैं बोलता हूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन जो है वो 0 से लेकर के पॉजिटिव 1 में है ना, 1 में, तो ये कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया. और अगर यही मैं बोलता हूं कि उल्टा जा रहा है 0 से लेकर, तो ये -1 है, ये दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन. तो ये चीज है, डायरेक्शन कैसे मैग्नीट्यूड से वेरी करता है. तो समझने वाली बात क्या है? तो जब भी मैं बोलूं कि ये स्केलर क्वांटिटी है, जब भी मैं बात करूंगा कि ये क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है, तो हमको ये समझना है कि स्केलर क्वांटिटी में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की या वैल्यू की बात हो रही होगी. और जब मैं कहता हूं कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन की बात हो रही है. ये बात अगर क्लियर होगी तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. ओके, स्केलर और वेक्टर हमारा खत्म हो गया. इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. अपार्ट फ्रॉम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज, इफ यू वांट टू राइट दिस नाउ, तो ना वीडियो को पॉज करके बीच में राइट इसको लिख सकते हो. तो ये बेसिक बात थी भाई स्केलर और वेक्टर की. अब इसके बाद में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मोशन की तरफ से जाते हैं. तो अगर मोशन को डिफाइन करना है उससे पहले, तो कैसे डिफाइन करोगे मोशन को? हाउ कैन वी डिफाइन मोशन, है ना. जब भी बोलता हूं मोशन कैसे डिफाइन करके, तुम लोग सीधा मोशन में ये चीज बोल सकते हो. इसकी डेफिनेशन अगर तुमसे पूछी जाती है तो मोशन में हम लोग क्या करते हैं? किसी भी बॉडी के मूवमेंट को स्टडी करते हैं. ठीक है, यानी किसी भी बॉडी के मूवमेंट को स्टडी करना मतलब उसकी रेस्ट से मूविंग में आने वाली कंडीशन को स्टडी करते हैं. ठीक है, किसी भी बॉडी की मूवमेंट को स्टडी करना. इसको स्टडी करना, मूवमेंट को स्टडी करना, इसी चीज को क्या कहेंगे हम लोग? मोशन कहेंगे. अब मोशन में भी कुछ और टाइप्स हैं या कुछ ब्रांचेस हैं. तो सबसे पहले जब मैं मोशन के टाइप्स की बात करता हूं तो मोशन के टाइप्स को भी हम लोग 3 हिस्सों में बांट सकते हैं. ठीक है, व्हेन इट कम्स टू डिवाइडिंग मोशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन. सबसे पहला बच्चों मोशन जो रहेगा वो रहेगा तुम्हारा स्टैटिक. ठीक है, उसके बाद में होगा डायनामिक और तीसरा होगा काइनेटिक. स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनामिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन. जब मैं बात कर रहा हूं स्टैटिक फ्रिक्शन की, तो मैं बात कर रहा हूं आई एम स्टडीइंग द बॉडी एट रेस्ट. बॉडी जब रेस्ट में मतलब क्या, किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं कर रही है, तब मैं बॉडी को स्टडी कर रहा हूं, तो मैं उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं. देन व्हाट इज डायनामिक फ्रिक्शन? डायनामिक फ्रिक्शन में हम लोग मोशन को तो स्टडी कर ही रहे हैं, है ना. डायनामिक फ्रिक्शन बोल रहा हूं, सॉरी, डायनामिक मोशन में जो है हम लोग मोशन को स्टडी कर ही रहे हैं.
डायनेमिक मोशन में हम लोग मोशन को तो स्टडी कर ही रहे हैं, साथ में हम लोग सोर्स ऑफ मोशन को भी स्टडी कर रहे हैं। सोर्स ऑफ मोशन मतलब कि कहां से आया है मोशन, डेवलप कहां से हो रहा है ना। मतलब मान लो मैंने कहा कि ये पेन है, इसको मैंने फेंका, आई एम थ्रोइंग दिस पेन, ठीक है, तो ये पेन मूव कर रहा है, ये हमको समझ में आ रही है बात, यानी ये पेन मोशन में है, ये हमारे समझ में आ रही है। लेकिन सोर्स ऑफ मोशन क्या है इसका? सोर्स ऑफ मोशन पेन, मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं इसलिए ये पेन मूव कर रहा है। तो जिस जगह पे मैं सोर्स ऑफ मोशन को पढ़ रहा हूं उस ब्रांच को तुम लोग क्या कहोगे? डायनामिक मोशन कहोगे। उस टाइप को तुम जो है डायनामिक मोशन कहोगे। काइनेटिक मोशन कौन सा है? काइनेटिक मोशन वो मोशन है जिसमें मैं मोशन को तो स्टडी कर ही रहा हूं, ठीक है, आई एम स्टडीइंग द मोशन बट एट द सेम टाइम आई एम नॉट कंसीडरिंग द सोर्स ऑफ इट, है ना। सोर्स को जो है मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं, मतलब मैं मोशन को पढ़ तो रहा हूं पर मोशन के सोर्स को कंसीडर नहीं कर रहा हूं। तो स्टैटिक अगर तुमसे कोई पूछे तो वो कहां होगा? वो रेस्ट में होगा। डायनामिक अगर तुमसे कहीं पूछे तो वो होगा सर कि कैसा मोशन चल रहा है और उसका सोर्स कौन है। अगर तुमसे पूछता है कोई काइनेटिक, तो काइनेटिक में क्या होगा? मोशन होगा पर हम उसके सोर्स को जो है कंसीडर नहीं कर रहे होंगे। क्लियर हो गई ये बात? हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मोशन के तीन टाइप्स हमने पढ़े अभी, जो बेसिक डिवीजन है मोशन का। सबसे पहला स्टैटिक, दूसरा डायनामिक, तीसरा काइनेटिक। स्टैटिक में हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्ट में रहने की कंडीशन को पढ़ते हैं। स्टैटिक में हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्ट में रहने की कंडीशन को पढ़ते हैं। डायनामिक में हम लोग ऑप्शन के किसी बॉडी के किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को पढ़ते हैं और उसके सोर्स को पढ़ते हैं, यानी उस मोशन को कंडक्ट कराने वाले फोर्स जिस सोर्स से ओरिजिनेट हो रहा होगा उस सोर्स को पढ़ते हैं। और उसके बाद में हमने पढ़ना है काइनेटिक मोशन, है ना। काइनेटिक मोशन में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग मोशन को पढ़ रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को पढ़ रहे हैं पर उसके सोर्स को हम लोग कंसीडर वहां नहीं कर रहे हैं। ये पहला तीन हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग टाइप बोल सकते हो, इसी को तो मैकेनिक्स ऑफ मोशन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? मैकेनिक्स ऑफ, rather than calling it types we can call it mechanics of motion, है ना। मैकेनिक्स ऑफ मोशन, मैकेनिक्स ऑफ मोशन, है ना। तो क्या थे मैकेनिक्स ऑफ मोशन? सबसे पहला एक बार रिपीट कर देता हूं, स्टैटिक पहला, दूसरा डायनामिक, तीसरा काइनेटिक, है ना। स्टैटिक, डायनामिक, काइनेटिक। स्टैटिक में हम लोग रेस्ट वाली बात कर रहे थे, डायनामिक में हम लोग सोर्स और मूवमेंट की बात कर रहे थे, और काइनेटिक में हम लोग सिर्फ मूवमेंट की बात कर रहे थे, जहां पे हम लोगों ने सोर्स को जो है एक्सक्लूड कर रखा था, यानी सोर्स को जो है इंक्लूड नहीं किया था। क्लियर हो गई बात? हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मोशन के पास आते हैं। इसको नोट डाउन करते चलना, इस पे सवाल बन सकता है, ठीक है। हम लोग मोस्टली क्वेश्चन जो लेंगे अप्लाइड एनाटॉमी पे, अप्लाइड फिजिक्स पे रहेंगे, एप्लीकेशन इन योर फील्ड पे ही रहेंगे, लेकिन फिर भी बेसिक चीजें समझना जरूरी है। टाइप्स ऑफ मोशन, अब टाइप्स ऑफ मोशन में मोशन को तीन टाइप्स में जो है डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये तो मैकेनिक्स हो गया टाइप्स में, उसको तीन टाइप में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है लीनियर मोशन, दूसरा होता है सर्कुलर मोशन, ठीक है, और तीसरी चीज जो तुम्हारी होती है वो होती है ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। तो ये तीन बेसिक टाइप्स हैं, हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इस चीज को। सबसे पहले जो है तुम्हारा लीनियर होगा, ठीक है। सबसे पहला जो मोशन होगा टाइप्स ऑफ मोशन, सबसे पहला जो टाइप है इसमें वो होता है तुम्हारा लीनियर मोशन, ठीक है। अब लीनियर में हम लोग एक और चीज पढ़ते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। और दूसरा होता है तुम्हारा कर्व रेक्टिलिनियर मोशन, कर्व रेक्टिलिनियर मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन। अब क्या है ये लीनियर मोशन? टाइप ऑफ मोशन है। लीनियर मोशन में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं समझने की कोशिश करेंगे। तो लीनियर मोशन मतलब ऐसा मोशन जो सिर्फ एक एक्सिस में हो रहा हो। समझाता हूं इस चीज को, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। ये मान लीजिए तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, और इसको जो है हम लोग वाई एक्सिस मानते हैं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब मान लो एक ऑब्जेक्ट जो है वो वन डायमेंशन में, ठीक है, वन डायमेंशन में, मतलब एक ही डायमेंशन में। वन डायमेंशन मतलब वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, तो 3D पिक्चर देखा हो तो बस वैसा से वन डायमेंशन मतलब जहां पर हम लोग एक ही डायमेंशन को देख पा रहे हैं। जैसे समझो इस पेन को तुम लोग अभी कैसा देख पा रहे हो? एक ही डायमेंशन देख पा रहे हो। इट लुक्स लाइक ए पॉइंट, है ना, यहां से एक पॉइंट दिख रहा है, तो ये वन डायमेंशन है इसकी। तो वन डायमेंशन होता है रेक्टिलिनियर मोशन। एक ऑब्जेक्ट है, ये बॉल है, मान लो ये सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है। कैसा?
स्ट्रेट लाइन में, है ना, स्ट्रेट लाइन में। तो लीनियर मोशन कौन सा है? लीनियर मोशन को हम लोग कहते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, है ना। ये हो गया तुम्हारा रेक्टिलिनियर मोशन या लीनियर मोशन, ठीक है। उसके बाद में कर्व्ड रेक्टिलिनियर मोशन क्या है? मान लो हमारा एक वो सर्कुलर होता है ना, स्फेरिकल सा जो ट्रैक होता है, इस तरह का ट्रैक होता है, रेसिंग ट्रैक, जहां दौड़ते हैं एथलीट्स दौड़ते हैं। तो यहाँ पर ये जो कर्व्ड है, लीनियर है लेकिन कैसा है? कर्व्ड है ना। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में हो रहा है लेकिन कर्व्ड है, एक कर्व है वहां पे। तो इस तरह के मोशन को हम लोग कहते हैं कर्व्ड रेक्टिलिनियर मोशन। कैसा? कर्व्ड रेक्टिलिनियर मोशन। तो ये तुम्हारा टाइप 1 हो गया, फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन व्हिच इज लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में देयर आर टू टाइप्स, वन इज रेक्टिलिनियर मोशन, द अदर वन इज कर्व्ड मोशन, है ना। कोई 400 मीटर का स्पिरिट लगाता है तो स्ट्रेट लाइन में एक प्लेन में ही है, वन डायमेंशन में दौड़ा जा रहा है। ऑब्जेक्ट जो है वो वन डायमेंशन में ही दौड़ रहा है ना। एथलीट जो है वो वन डायमेंशन में दौड़ रहा है। डायमेंशन कैसे कंसीडर कर सकते हो? मान लीजिए ये जो पेपर है, इसको अगर स्पून को पकड़ते हैं, ये डायमेंशन है, ये वन डायमेंशन है, एक प्लेन है, इस प्लेन में एक डायरेक्शन में दौड़ रहा है पर वहीं पे कर्व लेगा, तो दैट इज तुम्हारा कर्व रेक्टिलिनियर मोशन। तो ये टाइप 1 हो गया। इसके बाद में टाइप 2 आता है जो होता है सर्कुलेटिंग मोशन। अगला है इसमें टाइप 2 में हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी मोशन, ठीक है। सर्कुलेटरी मोशन पढ़ेंगे अगला। सर्कुलेटरी मोशन क्या है? सर्कुलेटरी मोशन के भी फिर दो टाइप्स है। एक होता है इसमें तुम्हारा यूनिफॉर्म सर्कुलेटरी मोशन, पूरा नहीं लिख रहा हूं। और दूसरा होता है रोटेशनल मोशन, है ना। एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलेटरी मोशन, दूसरा होता है रोटेशनल मोशन। लेट अस टॉक अबाउट द यूनिफॉर्म सर्कुलेटरी मोशन। तो यूनिफॉर्म नाम देखो, सबसे पहला शब्द उसमें नाम है वो यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब एक समान मतलब एक ही स्पीड पे चलने वाला, ठीक है। अगर मैं एक वॉल क्लॉक लेता हूं, वॉल क्लॉक में तुम्हारा सेकंड हैंड या तुम्हारा जो मिनट हैंड है ना, ये एक पर्टिकुलर स्पीड में ही मूव करता है ना, ईच 5 सेकंड्स पे मूव करता है और पर्टिकुलर स्पीड पे मूव करते रहता है और किसी एक पॉइंट के अक्रॉस घूम रहा है ना, इस एक पॉइंट के अक्रॉस घूम रहा है। और किस तरह के वे में घूम रहा है? सर्कुलरली, कंप्लीटली सर्कुलरली घूम रहा है ना, कंप्लीटली सर्कुलर, एक सर्कल बनाता हुआ घूम रहा है। तो इस मोशन को हम लोग क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन। देखो कर्व्ड रेक्टिलिनियर जो मोशन था वहां पर हम लोग सिर्फ कर्व की बात कर रहे थे, लेकिन वहां कंप्लीट सर्कल बन रहा था क्या? फुल सर्कल बन रहा था? नहीं बन रहा था। हम लोग वहां पूरा सर्कल नहीं बना रहे थे, वो एग्जैक्ट सर्कल नहीं था, ये एग्जैक्ट सर्कल है। इस सर्कल का अगर एंगल मेजर करो तो कितना आएगा? 360 डिग्री आएगा, है ना। सर्कल किसको कहा जाता है? जहां पे एंगल 360 डिग्री आ रहा होगा, यहां से लेकर के अगर मैं इसको पूरा घुमा के ऐसा गिनता तो एंगल कितना मिलेगा? 360 डिग्री मिलेगा। तो दिस सर्कल, तो जहां पे सर्कुलर मोशन हो रहा होगा किसी एक पॉइंट के अक्रॉस, एक सर्कुलर मूवमेंट में, उसको तुम लोग क्या कहोगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और स्पीड भी कैसे होनी चाहिए? यूनिफॉर्म होनी चाहिए, है ना। जैसे घड़ी का काटा घूमता है, हर 5 सेकंड के बाद में जो है उसका मूवमेंट होता है, तो दैट इज व्हाट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देन व्हाट इज रोटेशनल मोशन? रोटेशनल मोशन क्या है? रोटेशनल मोशन है किसी भी पहिए का घूमना, है ना। मूवमेंट ऑफ अ बॉडी, if I have to define rotational motion, then I'll say movement of a body around a axis, है ना। मूवमेंट ऑफ अ बॉडी अराउंड एक्सिस। मान लो कि ये एक एक्सिस है ना, एक एक्सिस के अराउंड मैंने अगर एक बॉल लगा दिया, इसके बीच में एक सेंटर स्फेरिकल बॉल के बीच में से ये एक्सिस पास कर दिया एग्जैक्ट सेंटर से, और मैं उसको ऐसे घुमाना अगर शुरू करता हूं तो वो बॉल एक्सिस के अराउंड गोल गोल घूमेगा। इसको रोटेशनल मोशन कहते हैं। रोटेशनल मोशन में किसका होना जरूरी है? एक्सिस का होना जरूरी है। एक्सिस को ही दूसरा एक नाम होता है, उसको लोग पाइवोट भी बोलते हैं ना, पाइवोट भी बोलते हैं। एक्सिस तुमने देखा वो पाइवोट जॉइंट के बारे में पढ़ा होगा ना, पाइवोट जॉइंट जो हमारी बॉडी में होता है। तो हां, दीज आर ऑल एक्सिस के अराउंड घूमने वाली चीजें। अब इसी में अगर वो पूरा एक सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, एक ही चीज क्या होता है, जैसे हमारे अर्थ का मूवमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी अर्थ जो है वो अपने सेंटर के अक्रॉस गोल गोल घूमती है ना, अपने ही अक्रॉस गोल गोल घूमती है। दैट इज अ टाइप ऑफ रोटेशनल मोशन ओनली। तो ये सेकंड टाइप हो गया हमारा। टाइप 2 जो है मोशन का, उसमें यूनिफॉर्म सर्कुलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मैंने क्या
था, एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर एक ऑब्जेक्ट अपने ही एक सर्कुलर पाथ कवर कर रहा होगा, एक यूनिफॉर्म इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में या यूनिफॉर्म स्पीड के साथ में, यानी समान स्पीड के साथ में, एक जैसी स्पीड के साथ में एक सर्कुलर ट्रैक अगर वो कंप्लीट कर रहा होगा, एक सर्कल फुल सर्कल अगर बना रहा होगा किसी एक पॉइंट के अक्रॉस, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। अगला था रोटेशन मोशन। रोटेशन मोशन में क्या था, एक एक्सिस के अराउंड एक बॉडी कंटीन्यूअसली मूव कर रही थी, उस एक्सिस के अराउंड उस बॉडी के मूव करने को या उस टाइप ऑफ मूवमेंट को हमने क्या था, रोटेशनल मोशन, है ना, रोटेट हो रहा था, बॉडी अपने अराउंड रोटेट कर रही है, बॉडी एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड, एक फिक्स्ड पाइवोट के अराउंड रोटेट कर रही है, तो उस मोशन को आप क्या कहोगे, रोटेशनल मोशन कहोगे। तो इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, बट यू कैन से इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में या इक्वल स्पीड के साथ में एक सर्कुलर ट्रैक बनाना, एक सर्कुलर मूवमेंट कंप्लीट करना, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और तुमसे कोई पूछे रोटेशनल मोशन क्या है, तो एक एक्सिस के अराउंड बॉडी का रोटेट होना इज रोटेशनल मोशन ना, रोटेशन ऑफ अ बॉडी अराउंड एन फिक्स्ड एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। समझ में आ रहा है, क्लियर है ये बात, यहां से आगे बढ़ते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट तुम्हारा सर्कुलेटरी मोशन। अब सर्कुलेटरी मोशन के बाद जो नेक्स्ट टाइप के लिए हम लोग नेक्स्ट टाइम की तरफ जाएंगे, दैट इज दी ऑसिलेटरी मोशन, है ना। अगला जो हम लोग को पढ़ना है वो ऑसिलेटरी मोशन, टाइप 3 ऑफ मोशन इज ऑसिलेटरी मोशन। लेट अस लुक क्लोजर इनटू दैट। ऑसिलेटरी मोशन, अब ये समझाने के लिए आई गिव यू एन एग्जांपल। हाउ मेनी ऑफ यू नोस अबाउट सिंपल पेंडुलम? सिंपल पेंडुलम के बारे में जानते हो क्या? सिंपल पेंडुलम क्या होता है, जो पुरानी घड़ियां होती थी ना, पुरानी ओल्ड क्लॉक्स जिनको हम वॉल क्लॉक कहते हैं, स्टैंडिंग क्लॉक्स होती थी, उसमें एक पेंडुलम सा हुआ करता था, है ना। उस पेंडुलम को लटका करते थे, दैट इज टू मूव कंटीन्यूअसली लाइक दिस, और उसका एक आवाज आता था, आराम से आवाज आता था, बेल साउंड आती थी, है ना। तो उसकी बात करेंगे हम लोग। तो अगर मैंने मान लीजिए एक फिक्स्ड सीढ़ी में, है ना, छत है, छत से एक रस्सी से एक मेटल का बॉब लटका के रखा है इस तरह से, और इस मेटल के बॉब को मैं यहाँ से उठा के खींच कर यहाँ तक लाता हूँ, ठीक है, यहाँ तक ऐसा मैंने इसको खींच के लाया, ओके। यहाँ से मैंने इसको छोड़ा, यहाँ तक खींच के लाया, छोड़ दिया, तो ये ऐसा मूव करेगा, है ना, यहाँ जाएगा, ऐसा यहाँ तक जाएगा, और फिर वापस यहाँ से नीचे मूव करेगा। तो ये जो मूवमेंट है आगे से पीछे जाना, स्विंग का मूवमेंट, झूला झूला होता है ना, झूला झूले का जो मूवमेंट है, स्विंग का जो मूवमेंट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टू एंड फ्रो मूवमेंट। टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मूवमेंट जो होती है, ये किसकी मूवमेंट है, इस तरह की मोशन को क्या कहते हैं हम लोग, ऑसिलेटरी, और इसी को क्या कहते हैं, ऑसिलेशन। क्या कहते हैं, ऑसिलेशन, ऑसिलेशन, ऑसिलेशन या ऑसिलेटरी मूवमेंट, ऑसिलेटरी मोशन इसको कहते हैं। तो जहां पे भी ऑब्जेक्ट का जो है ना, वेयर मोशन इन विच, डेफिनेशन कैसे लिखोगे इसका, मोशन इन विच ऑब्जेक्ट इज, मोशन इन विच, मैं थोड़ा साफ लिख देता हूँ, थोड़ा समझ में आ जाएगा, थोड़ा ध्यान से देख लेना इस चीज को। डेफिनेशन इसका ऐसा होगा, मोशन, मोशन इन विच, मोशन इन विच एन object performs to and fro movement around a mean position, is known as ऑसिलेटरी मोशन। ओएम मोशन या ऑसिलेटरी, ओएम नहीं लिखना है एग्जाम में, अगर पूछ ले तो पूरा पूरा ऑसिलेटरी मोशन लिखना है, एंड टेक शॉर्ट ऑफ स्पेस हियर, तो मैंने सिर्फ ओएम लिख दिया यहाँ पर। मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स टू एंड फ्रो, ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, टू एंड फ्रो मूवमेंट अराउंड एन मीन। व्हाट इज मीन पोजीशन, तो ये जहां पे था रेस्ट में, इसी पोजीशन में हम लोग क्या कहते हैं, मीन पोजीशन कहते हैं। तो जो पेंडुलम को मैंने लटका रखा है और उसको रेस्ट पे आने दिया, है ना, रेस्ट में वो जिस जगह पे था उसको हम लोग क्या कहते हैं, मीन पोजीशन कहते हैं। पेंडुलम रेस्ट में जहां पे था उसको मीन पोजीशन कहते हैं। और एक नाम क्या है इसका, और एक नाम है इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन। और यहां से मैंने भी इसको ऐसा ड्रैग करके छोड़ा है, इट स्टार्टेड मूविंग टू एंड फ्रो, तो दैट इज टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। क्लियर है, यहां तक अगर समझ में आ गई है बात, तो लेट्स गो अहेड, है ना। डेफिनेशन ये रहेगी इसकी,
ये इंपॉर्टेंट है, और दो वर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें वो है टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। टू एंड फ्रो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग ऑसिलेटरी कहेंगे। इसके बाद में एक और टाइप ऑफ मोशन आ जाता है, ये टाइप 3 का हमारा, हम लोग टाइप 4 के पास जाएंगे। जो है उसको हम लोग कहते हैं पीरियोडिक मोशन। कैसा? पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक शब्द से कुछ हमारे दिमाग में आ रहा है, कुछ चमक रहा है ना, कोई चीज ऐसी है कि जो समझ में आ रही है। पीरियोडिक इस वर्ड से, ये वर्ड ही तुमको बहुत सारी चीजें क्लियर कर देगा इस मोशन के बारे में ना। इसको अगर थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करो, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, गौर से देखोगे तो ये चीज समझ में आएगी कि पीरियोडिक मोशन क्या है। यहाँ पर पीरियड की बात हो रही है, पीरियड की यानी टाइम की बात हो रही है ना। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में अपने मोशन को रिपीट करने वाला जो भी मोशन होगा उसको तुम क्या कह सकते हो, पीरियोडिक मोशन कह सकते हो। इसकी पहले हम लोगों ने सर्कुलर मोशन में एग्जांपल देखा था क्लॉक का, तो क्लॉक इज सिमिलर टू इट, है ना। क्लॉक जो है जो बिल्कुल समान है इससे। क्लॉक में क्या हो रहा था, हर 5 सेकंड के बाद में ऑब्जेक्ट मूव करती है ना। ऐसा था क्लॉक का हमारा, जिसका एक सेकंड हैंड था, और वो सेकंड हैंड 5 सेकंड्स के बाद में क्या कर रहा था, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा था। लेकिन ऐसे 5-5 सेकंड मूव करने के बाद क्या होगा, उसने जहां से शुरू किया था, x से शुरू किया था, घूम के वापस x पे आएगा। अपनी ट्रैजेक्टरी को, ट्रैजेक्टरी मतलब अपने रास्ते को उसने क्या किया, ट्रैजेक्टरी इसको कहते हैं, रास्ते को है ना, ट्रैजेक्टरी को यानी अपने पाथ को, ट्रैजेक्टरी को क्या कहते हैं, पाथ भी कहते हैं, और आसान लेमन लैंग्वेज में अगर देखो तो पाथ भी कहते हैं। तुमने पाथ को जो है उसने रिपीट किया, इस तरह के मोशन को हम लोग पीरियोडिक कहते हैं, है ना। तो एक स्टेटमेंट ऐसा है पीरियोडिक मोशन जो मैंने बोला, और एग्जांपल इसका समझ लो, है ना, कि ये स्प्रिंग है, मान लो इसको मैंने, इस स्प्रिंग को मैंने एक ब्लॉक यहाँ पे लगा रखा है ना। एक स्प्रिंग है, ये ऐसा वॉल से अटैच है, इसको एक ब्लॉक लगा के रखा है, और ये जो सरफेस है नीचे, ये कंप्लीटली कैसा है, फ्रिक्शनलेस है। कैसा है? फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इसको मैंने यहाँ लगा के रखा है। तो जैसे ही फ्रिक्शनलेस सरफेस मतलब यहाँ पे कोई भी तरह का घर्षण नहीं होगा, इसको रोक दिया, इस मोशन जैसे मैं ऑब्जेक्ट को अंदर दबाऊंगा, ठीक है, अंदर दबाऊंगा इसको, स्प्रिंग ऐसी कंप्रेस हो जाएगी। सेकंड केस में यहाँ पे देखो जैसे, है ना, ये स्प्रिंग ऐसी बहुत पास में आ जाएगी, है ना, यहाँ से यहाँ चलेगी, अंदर आ जाओ। जैसे मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये यहाँ पर से जोर से ऑसिलेट करेगा, है ना। अभी इस चीज को मैं मीन पोजीशन मान सकता हूँ, इस जगह को जो है मीन पोजीशन मान सकता हूँ, मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये ऑब्जेक्ट ऐसे अंदर जाएगा, वापस यहाँ पर आएगा, यहाँ से वापस इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, यहाँ जाएगा। तो देखो यहाँ पर टू एंड फ्रो हो रहा है मोशन, टू एंड फ्रो, है ना, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। तो ये ऑसिलेटरी भी है, लेकिन ये भी समझो कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद भी ये रिपीट हो रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में उसमें मूवमेंट हो रही है। तो एक बात यहाँ से हमारे ये समझ में आती है कि जितने भी पीरियोडिक मोशंस हैं, जितने भी ऑसिलेटरी मोशंस हैं, जितने भी कैसे ऑसिलेटरी मोशंस हैं, दैट इज ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक इन नेचर। जितने ऑसिलेटरी मोशन होते हैं ना वो सारे पीरियोडिक होते हैं, अपने ट्रैजेक्टरी को रिपीट करते हैं ना। पेंडुलम को याद करो, पेंडुलम में क्या हो रहा था कि अपनी जगह पर रिपीट कर रहा था ना, वापस उसी ट्रैक पे घूम रहा था। तो ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक इन नेचर, यानी सारे ऑसिलेटरी मोशन जो है वो पीरियोडिक होते हैं, एक टाइम के बाद में अपने आप को जो है रिपीट करते हैं, है ना। पीरियोडिक मोशन का डेफिनेशन कैसा रहेगा बताता हूं। पहले की बात समझ लो कि ऑसिलेटरी मोशन कैसे थे, टू एंड फ्रो थे, लेकिन ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक इन नेचर, मतलब ऑल ऑसिलेटरी मोशन जो होते हैं पीरियोडिक होते हैं ना, अपने आप को एक पर्टिकुलर टाइम पे रिपीट कर रहे हैं। बट नॉट ऑल पीरियोडिक मोशंस आर ऑसिलेटरी, पर सारे पीरियोडिक मोशन, ये देखो ये पीरियोडिक मोशन है, सेम टाइम पे रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे टू एंड फ्रो मूवमेंट है क्या? नहीं, यहाँ टू एंड फ्रो मूवमेंट है, सर्कुलर है। तो ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक इन नेचर, बट ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट ऑसिलेटरी। ये बात अगर समझ में आ रही है तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रही है तो भी चलता है, बट दिस इज समथिंग व्हिच शुड बी कंसीडर्ड व्हाइल टीचिंग दिस, तो मैंने इसको कवर कर दिया, ठीक है। मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ पीरियोडिक मोशन का।
which particle oblique object motion in which particle oblique object repeats its trajectory after a fixed, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम are called as periodic motion in which particle oblique object repeats its trajectory after a fixed interval of time are called as periodic motion, है ना। ये डेफिनेशन हो गया पीरियोडिक मोशन का। जब मैंने बात बताई कि सारे ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होते हैं, यानी सारे ये जो टू एंड फ्रो वाले जितने भी मोशंस होंगे ये सारे एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर अपनी जगह को, अपने रास्ते को दोहरा रहे हैं ना। पहले 1 सेकंड में मान लो फर्स्ट 1 सेकंड में जब मैंने यहाँ से ऑब्जेक्ट छोड़ा तो पहले 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट ए से लेकर के बी तक आया, दूसरे 1 सेकंड जैसे 1 सेकंड पूरा हो जाएगा उसके बाद में दूसरे 1 सेकंड में ये बी से ए भी तो जाएगा ना, वापस बी से ए जाएगा नहीं जाएगा, उसको भी 1 ही सेकंड का समय लगेगा। तो क्या है, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम है क्या, 1 सेकंड बाद मोशन रिपीट हो रही है और सेम पाथ पे हो रही है, ए से बी, बी से ए, ए से बी, बी से ए। तो यही बात है, सारी ऑसिलेटरी मोशन जो है वो पीरियोडिक इन नेचर है, यानी सारी ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिसिटी वाली प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। लेकिन सारी पीरियोडिक मोशन टू एंड फ्रो नहीं है, ऑसिलेटरी नहीं। ऑसिलेटरी का मतलब क्या था, टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए ना, टू एंड फ्रो मूवमेंट होना चाहिए, तो टू एंड फ्रो नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज होगी। तो दिस इज सेकंड लास्ट टाइप ऑफ मोशन। इसके बाद में एक छोटा सा लास्ट टाइप है, इसको लिख लेना। और इसके बाद में आखिरी एक टाइप है मोशन का, अगर तुम इसको लिख पाते हो, तुमसे पूछता है वो टाइप्स ऑफ मोशन एग्जाम में, और इसको लिख पाते हो तो वेल एंड गुड। अगर इसको छोड़ भी देते हो लास्ट वाले को तो भी इतना कुछ इंपैक्ट, मतलब इतना कुछ लॉस नहीं होगा, बट स्टिल इट इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो आई एम डीलिंग विद इट, मैं इसको पढ़ा दिया हूं। ठीक, लास्ट टाइप कौन सा है, लास्ट टाइप जो है, लास्ट टाइप वो है तुम्हारा रैंडम मोशन। कैसा है, रैंडम मोशन। रैंडम मोशन कैसा, अब इसके लिए मैं कुछ डेफिनेशन नहीं दूंगा, इसको आप तुम अपने हिसाब से इसका डेफिनेशन बना सकते हो, है ना। तो क्या रहेगा, मान लीजिए एक बटरफ्लाई है ना, तितली इसको हम कहते हैं बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई कैसे मूव करती है गार्डन में, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे रैंडमली, कहीं भी वो स्कैटर्डली मूव करेगी। या हॉकी का गेम देखो या फुटबॉल का गेम देखो, सारे प्लेयर्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं पूरे एरिया में थ्रू आउट, तो उस तरह के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, रैंडम मोशन कहते हैं। इज इट क्लियर? ओके, तो लास्ट पार्ट जो हम लोगों ने पढ़ लिया था वो रैंडम मोशन पढ़ लिया था। इसके बाद में तुम्हारे सिलेबस में जो चीजें रह जाती है उसमें सबसे पहले तो 3 ये है, एक है स्पीड, ठीक है, दूसरा है वेलोसिटी, तीसरा है वेलोसिटी के बाद में तुम्हारा स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन लिखना है बराबर, एक्सेलरेशन, ये 3 चीजें, और NLM न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो हम लोग ये आज कंप्लीट कर लेंगे। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन बढ़ाने के साथ साथ मैं इनको डिस्टेंस और डिस्टेंस भी बता देता हूं, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है, नाम से आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, मैग्नीट्यूड, वैल्यू है। डिस्टेंस क्या है, मैग्नीट्यूड या वैल्यू, ठीक है। डिस्टेंस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, राइट। तो क्या होता है डिस्टेंस, मान लीजिए ये 2 स्पॉट्स है, एक ए है एक बी है, ए से बी जो हम लोग मैग्नीट्यूड गिनेंगे, है ना। मैग्नीट्यूड यानी क्या, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड में मैं क्या बोल रहा था, वैल्यू बोल रहा था, याद है लास्ट टाइम में जो पहला पढ़े शुरुआत में, वैल्यू कितनी होगी, मान लीजिए मैंने कहा ये कि सर ये जो है 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर क्या हो गया, इसका डिस्टेंस हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल समझाता हूं। इस तरह का एक ट्रैक है, ठीक है, इस तरह का जो है एक ट्रैक है, यहाँ पर पार्टिकल जो है, यहाँ जो है पार्टिकल ए से लेकर के बी से सी वापस ए पे आने वाला है, या ए से बी, बी से सी जाने वाला है। ए से बी जो डिस्टेंस है वो है 2 किलोमीटर, बी से सी जो डिस्टेंस है वो है 3 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर एक पार्टिकल ने इस तरह से मूव करना शुरू किया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ए से बी, बी से सी, ऐसा, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो, 5 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर, दैट विल बी इक्वल्स टू, सॉरी 2 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, दैट विल बी इक्वल्स टू 5 किलोमीटर, राइट।
ये जो होगा इसको क्या कहेंगे हम लोग, डिस्टेंस कहेंगे, जो कायदे से अंतर ट्रैवल हुआ। लेकिन फिर यहाँ पर एक शॉर्टकट भी है, ये शॉर्टकट है ना, ए से लेकर के सी तक का डायरेक्ट। तो ये जो होगा इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन किया जाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड, उसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो ये सबसे पहला पार्ट तो एक था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। इसके बाद में जो हम लोगों को पढ़ना है वो है तुम्हारा स्पीड। तो स्पीड क्या होती है, स्पीड को समझने के लिए हम लोगों को उसके फॉर्मूला को समझना पड़ेगा। स्पीड होता है बच्चों, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल्स होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी 10 किलोमीटर डिस्टेंस एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का नाम है ए, ये इस ऑब्जेक्ट का नाम हम लोग लिखते हैं एम। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है एम, इसको 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए जो समय लगा वो था से 2 मिनट्स, है ना। 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए समय लगा वो 2 मिनट था। तो इसका स्पीड कितना होगा, यानी कितनी स्पीड से, कितनी तेजी से ये गया होगा, कैसे निकालते हैं उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस कितना था 10 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम कितना लगा 2 मिनट। तो 2 से 10 को गया, कितना बचेगा 5, और ये कितना किलोमीटर लगा, तो किलोमीटर पर मिनट, किलोमीटर पर मिनट, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा स्पीड हो जाएगा। समझ में आ रहा है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को एक पर्टिकुलर टाइम में कवर करने के लिए, है ना, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को पर्टिकुलर टाइम में कवर करने के लिए जो स्पीड लगती है वो ये होती है। समझ में आ रहा है, दिस इज स्पीड। कैसे निकाला स्पीड, इस तरह से निकाला स्पीड, क्लियर हो रहा है ना। तो एक मूवमेंट को कैलकुलेट करने के लिए, एक मोशन को कैलकुलेट करने के लिए, उसकी गति को कैलकुलेट करने के लिए उसको जो होता है वो क्या कहते हैं, वो स्पीड कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक बात। अगला है इसी में वेलोसिटी। अब यहाँ पे हमने सिर्फ स्पीड की बात की, लेकिन कहाँ से कहाँ जा रहा है ये बात नहीं की। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड अगर मैं बोलूँ तो ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्केलर में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है ना। whereas वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में हम लोगों को सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं होता, मैग्नीट्यूड के साथ में क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, तो हमने जो बोला था, मैंने पहले कहा कि पार्टिकल ए से बी जा रहा है ना, और कितने स्पीड से जा रहा था, 5 किलोमीटर पर आवर या 5 किलोमीटर पर मिनट से जा रहा था पहले केस, सेम एग्जांपल पहले वाला ही है। ठीक है, लेकिन इसका डायरेक्शन किधर है, ए से बी है। तो ये ए से बी डायरेक्शन जहां पे आ जाएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। जब मैं डायरेक्शन कंसीडर नहीं कर रहा हूं, सिर्फ वैल्यू को कर रहा हूं, सिर्फ वैल्यू जब मैं कंसीडर कर रहा हूं तो वो क्या होगी, स्पीड होगी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। लास्ट पार्ट जो तुमको दिया हुआ है वो एक्सेलरेशन है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। वी आल्सो सी दैट वंस and then we'll move towards Newton's law of motion। NLM वाला जो पार्ट है चैप्टर का, मोशन का जो NLM वाला पार्ट है उसको देखेंगे। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। उसके पहले हम लोग एक्सेलरेशन जो आखिरी पार्ट है उसको कवर करते हैं। एक्सेलरेशन क्या है, तो ये हम लोगों ने बहुत बार सुना होगा, गाड़ी एक्सेलरेट करते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाता है, तो ये होती है एक्चुअली द रेट। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब क्या, देख मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का नाम है m। ये ऑब्जेक्ट जब मूव नहीं कर रहा था तब इसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 0 थी, है ना। जब ये रेस्ट में होगा, ये ऑब्जेक्ट जब कैसा होगा, रेस्ट में होगा, तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट ने मूव करना शुरू किया और जब ये मूव करने लग गया तो इसकी एक फाइनल वेलोसिटी होगी v फाइनल, इसकी एक फाइनल वेलोसिटी होगी, से हम लोग उसको अगर 10 मान लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड, है ना, यानी 10 मीटर 1 सेकंड में कवर कर रहा है। जब वो दौड़ रहा है, चल रहा है, 10 मीटर कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकंड लग रहा है। 10 मीटर कवर करने के लिए 1 सेकंड का टाइम लग रहा है। 10 मीटर पर सेकंड फाइनल वेलोसिटी होगी इसकी।
ये क्या थी इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल का मतलब क्या होता है शुरुआत वाली, फाइनल मतलब आखिरी में। अब है ना, और इस सब में मतलब यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी जाने में उसको टाइम कितना लगा, से मान लो 2 सेकंड का टाइम था। कितना टाइम लगा, 2 सेकंड का टाइम लगा इतने में। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो कैसा रेट कितना है, फाइनल कितनी थी, फाइनल 10 मीटर पर सेकंड माइनस इनिशियल कितनी थी, v फाइनल है ना, ये v फाइनल माइनस v इनिशियल कितनी है वो 0 मीटर पर सेकंड अपॉन टाइम कितना लगा, 2 सेकंड का समय लगा। तो कितना हो जाएगा, 10 में से शून्य गया 10 नीचे 2, तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट में सेकंड स्क्वायर आता है, वेलोसिटी में सेकंड आता है, एक्सेलरेशन की यूनिट में सेकंड स्क्वायर आता है। ये गोइंग टू स्टडी ऑल दिस थिंग्स है ना। मीटर पर सेकंड कहां से आ रहा है, सेकंड क्या है, अगर जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो इसके पहले वाला जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे तब ये बातें क्लियर हो जाएगी। मैं उस टॉपिक को पहले से ले रहा हूं कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत मैथमेटिकल है टॉपिक को, लेकिन थोड़ा सा मतलब पहले एक्सरसाइज का थोड़ा सा इजी टॉपिक है मोशन, इसलिए इसको शुरू किया। तो 5 मीटर पर सेकंड क्या निकला, इसका एक्सेलरेशन निकला। इसको आसान भाषा में समझाऊं तो तुम लोगों ने अगर एक छोटी मक्खी को देखा तो मक्खी इज वेरी हार्ड टू कैच है ना, जो फ्लाई होती है हमारी हाउस फ्लाई जो होती है, मक्खी जो होती है, इट्स वेरी हार्ड टू कैच क्योंकि वो बहुत तेज मूव करती है। तो उसकी स्पीड तेज नहीं है, वो बहुत तेज भाग नहीं रही, दैट इज इट्स एक्सेलरेशन है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वो दिख क्यों नहीं रही है, वो बहुत तेज जा रही है क्या, इसलिए नहीं, वो अपनी गति को बहुत जल्दी चेंज कर रहा है। समझ में आ रहा है, मतलब पहले 2 मीटर से भाग रहा था, पट से 4 मीटर पे चलेगा, 4 से 6 पे चलेगा, 6 से 8 पे चलेगा, दैट इज एक्सेलरेशन। कितना क्विकली मूव कर रहा है वो, कितना रैपिडली अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मैं एक और बार इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं एक्सेलरेशन को। क्या कहा मैंने, थोड़ा देखना। डेफिनेशन तो क्या है, डेफिनेशन क्या है इसकी, डेफिनेशन बड़ी सरल है। डेफिनेशन क्या कहोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है ना, डेफिनेशन तो यही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। लेकिन कंसेप्ट क्या था, एक ऑब्जेक्ट है ना, एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो है इस ट्रैक पे मूव कर रहा है। शुरुआत में इसकी वेलोसिटी v इनिशियल 0 थी क्योंकि रेस्ट में था। जैसे उसने मूवमेंट शुरू किया तब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकंड हो गई है ना, 10 मीटर पर सेकंड हो गई। इसको 0 से 10 आने के लिए जो टाइम लगा वो लगा 2 सेकंड्स का है ना। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मैंने क्या कहा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो चेंज कितना हुआ, 10 माइनस 0, ये क्या था फाइनल वाला, ये था इनिशियल वाला, और टाइम कितना लगा 10 और 0 मतलब 0 से 10 जाने में 2 सेकंड का लगा। तो 10 माइनस 0 10 अपॉन 2 5। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, और इसको a से डिनोट करते हैं बच्चों, एक्सेलरेशन को a से डिनोट करते हैं। तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये मीटर पर सेकंड इसको क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं, ये इसका यूनिट है, मतलब इसमें गिना जाता है। जैसे हम लोग ब्लड प्रेशर गिनते हैं ना mm ऑफ hg में, mm ऑफ hg में है ना, तो वैसे ये यूनिट है। जैसे हम लोग टेंपरेचर गिनते हैं सेल्सियस में, सेल्सियस क्या है, यूनिट है, mm ऑफ hg क्या है, यूनिट है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है, यूनिट है, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी का क्या था टर्म, वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं और यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। स्पीड को s से डिनोट करते हैं और यूनिट क्या होता है स्पीड का, सर यूनिट का s का स्पीड का भी क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्पीड का भी। डिस्टेंस को हम लोग डिस्टेंस को d से लिख सकते हैं और उसका यूनिट होता है m, मीटर या फिर किलोमीटर है ना, इस तरह से। उसके बाद में मैंने डिस्टेंस में पढ़ाया था, उसको भी s से लिखते हैं, स्मॉल s से, स्मॉल s, ठीक है, स्मॉल वाला। और उसका यूनिट क्या होता है, उसका भी यूनिट होता है मीटर। क्लियर है क्या यहां तक? तो ये एक्सेलरेशन तक हो गया। अब अगला पार्ट जो है हमारा वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये आखिरी पार्ट था हमारा एक्सेलरेशन। आई वाज जस्ट टेकिंग द टाइम। अगला जो पार्ट है तुम्हारा वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है ना, आखिरी पार्ट। आज के लेक्चर का मेरे हिसाब से ये फाइनल पोर्शन रहेगा और तुम्हारे मोशन चैप्टर के सिलेबस का भी ये लास्ट ही पार्ट है मोशन में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, मैं हेडिंग डाल देता हूं इसका, क्या है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब कौन है न्यूटन, क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन? तो न्यूटन इज एन फिजिसिस्ट, बहुत नाम सुना होगा सबने। कैसे है, क्या है, उसका वो एक स्टोरी भी है कि वो झाड़ के नीचे बैठा था, ऊपर से एप्पल गिर पड़ा उसके सिर पे, एंड देन ही स्टार्ट अज्यूमिंग कि हाउ दिस एप्पल फेल फ्रॉम
फ्रॉम द ट्री, और वो नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, वगैरह वगैरह, दीस आर ऑल फेक स्टोरीज, ऐसा कुछ हुआ नहीं था एग्जैक्टली, ठीक है, अपेरेंटली ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ही बेसिकली डिड ऑल द रिसर्च एंड फाउंड आउट अबाउट ग्रेविटी, पर न्यूटन ने सिर्फ ग्रेविटी नहीं दिया, ठीक है, न्यूटन ने उसके साथ में मोशन के भी 3 हमको लॉ दिया, और इन 3 लॉ के ऊपर आसपास सारी फिजिक्स जो है सॉल्व हो जाती है, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अगर तुम लोग इन 3 लॉ को स्टडी करोगे तो इन 3 लॉ के ऊपर आसपास जो है सारी फिजिक्स जो है तुम्हारी वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, और बायोलॉजी में भी इसका ऑलमोस्ट अच्छा खासा इंप्लीमेंटेशन है, ठीक है। सबसे पहले लॉ के साथ में हम लोग स्टार्ट करते हैं, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये चीजें शायद तुम लोगों ने पहले भी पढ़ी होगी, पर आई ट्राई टू मेक श्योर कि तुम लोगों को ये वेल अंडरस्टूड हो कि इसके ऊपर 100% सवाल आएगा, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन ने पहला लॉ दिया था जिसको हम लोग कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मैं पहला तुमको इसका स्टेटमेंट यानी इसका डेफिनेशन लिख देता हूं, एन ऑब्जेक्ट will remain at rest or in uniform motion. An object will remain at rest or in uniform motion unless and until an external force is applied to it। क्या है इसका मतलब, ये स्टेटमेंट है पहले का, वो कह रहा है एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है यानी स्टेशनरी है, एक जगह पे रुका हुआ है तो रुका हुआ रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स आकर उसको हिला नहीं देता। यानी अगर मैं इस पेन को यहाँ पर मान लीजिए यहाँ टेबल, इस टेबल के ऊपर रख दूं तो ये कब तक रेस्ट पे रहेगा, ये पेन कब तक नहीं हिलेगा तो कोई इसको हिला ना दे, है ना, और ये कब तक हिलता रहेगा जब तक कोई इसको रोक नहीं देता, समझ में आ रहा है ना, कोई इसको रोक नहीं देता, यही अपने आप रुकेगा तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा ना, ये जो फ्रिक्शन है क्या करेगा, रोक देगा, ये जो मेरे हाथ के ऊपर जो फ्रिक्शन हो रहा है, टेबल के ऊपर जो फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, तो घर्षण इसको एक समय के रोक देगा, तो जब तक वो क्या कह रहा है, वो एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट कब तक, अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स, कोई बाहरी फोर्स उसको आके रोक नहीं देता, अप्लाइड टू इट। और दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट यूनिफॉर्म मोशन, यानी अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है ना, मान लो कि ये टेबल है, ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन यानी क्या, घर्षण जो है वो शून्य है, जीरो, कोई फ्रिक्शन नहीं, यानी कोई रोकने वाला नहीं है, तो इसके ऊपर अगर एक ऑब्जेक्ट को मैं ढकेल दूं, छोड़ दूं, ये चल रहा है तो ये चलते रहेगा, कब तक चलते रहेगा जब तक इसके सामने कुछ आके इसको रोक नहीं देता। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला लॉ क्या कहते हैं, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट। An object will remain at rest or in uniform motion unless and until an external force is applied to it. This is the first law न्यूटन का, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ना, ये इंपॉर्टेंट है और यही सबसे भूलने जैसा लॉ है, मतलब आसानी से इसको भूल जाते हैं लोग। ये पहला लॉ है, इसको जॉट डाउन कर लो, इसको ध्यान से याद रख लेना, मैंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया है वो भी एक बार इसको चाहे तो एक दो बारी और देखकर समझ लेना, है ना, इसको रिवाइंड करके एक दो बारी और समझ लेना। अगला जो पार्ट है इसके बाद वाला इमीडिएट बाद में, वो है तुम्हारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, है ना, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये एक बेसिकली फॉर्मूला है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। अभी इसी फॉर्मूला में वैसा अगर मैं मूवमेंट करूं तो मैं क्या कर रहा हूं, फोर्स जो है इसको ऐसे ही रखते हैं, मास को ऐसे ही रखते हैं, ये जो एक्सीलरेशन है ना, फोर्स एक्सीलरेशन जो, इसको अगर मैं नीचे लेके आ जाऊं, इसको अगर मैं नीचे ले जाऊं, नीचे इस तरफ लेके आ जाऊं तो मास जो हो जाएगा, फोर्स एक्सीलरेशन इधर हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज इसमें करते हैं साथ में, फोर्स को ऐसे ही रखते हैं, ठीक है, इसके नीचे मास लेके आ जाते हैं और एक्सेलरेशन, समझ में आ रहा है कि ये मैं डिनोमिनेटर न्यूमरेटर क्या कर रहा हूं,
आई जस्ट एक्सप्लेन थोड़ा सा और डिटेल में, ठीक है। मतलब अगर ये अगर समझ में नहीं आ रहा, भाई बहुत मैथमेटिकल है, किसी के आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं आ रहा होगा तो मैं थोड़ा डिटेल समझा देता हूं, समझो। क्या कहता है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन? सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है मास और एक्सेलरेशन का, मास एंड एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट यानी क्या, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, है ना। मास किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी मास ऑब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट के, ठीक है, मैं लिख दूंगा डेफिनेशन इसका अच्छे से, किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन में तुमको ऑलरेडी समझा चुका हूं मैं, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट होता है यानी मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, वो किसके बराबर होता है, इज ऑलवेज इक्वल टू, ऑलवेज इज ऑलवेज इक्वल टू नेट फोर्स, नेट फोर्स अप्लाइड टू इट, अप्लाइड टू इट, है ना। मास और एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, वो कभी भी इसके फोर्स अप्लाइड के बराबर रहे, ये चीज सबसे पहली तो, ठीक है। दूसरा जो मैं आपको तो ये बता रहा था कि इसके फार्मूला में अगर मास को मैं उधर लेके चले जाऊं, ये यहां मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा, फोर्स के पास में इक्वल्स टू के उधर जाएगा, है ना, इक्वल्स टू के उधर, मेरी राइट हैंड साइड तुम्हारी लेफ्ट हैंड साइड, इधर तुम्हारी लेफ्ट हैंड साइड में जब ये जाएगा तो ये यहां पे मल्टीप्लिकेशन में उधर जाके डिनोमिनेटर में चले जाएगा, है ना, या मल्टीप्लिकेशन में उधर जाके डिनोमिनेटर में डिवीजन में चले जाएगा, तो कैसा हो जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास। तो क्या हो जाएगा भाई, एक क्या कौन सी चीज है, एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समझ में आ रहा है क्या, मतलब अगर एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, अगर एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो ये जो सिंबल है अल्फा इस लिखने वाले, इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन कहते हैं, तो अगर एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो फोर्स भी जो है बढ़ेगा। एट द सेम टाइम एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन जो है वो मास को कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्स मतलब कि नीचे है ना, इनवर्स, तो अगर एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो मास कम होगा, समझाता हूं। देखो तुम लोगों ने वो पिक्चर देखी है क्या, मार्वल का एंटमैन वगैरह, तो एंटमैन में जब एंटमैन बहुत बड़ा हो जाता है या कोई भी बड़ा जायंट सा ऑब्जेक्ट होगा, किसी फिल्म में देखना जायंट की मूवमेंट, जायंट की जो मूवमेंट्स होती है वो बहुत स्लो होती है, ठीक है, तो ऐसा है कि वो स्लो मूवमेंट कर रहा है नहीं, पर क्योंकि उसका मास ज्यादा है, कैसा है, उसका मास ज्यादा है, इसलिए उसका एक्सेलरेशन कैसा है, मास ज्यादा होने के कारण कैसा है, एक्सेलरेशन कैसा है, देखो कम रहेगा, समझ में आ रहा है क्या, उल्टी कैसे जाएगी, अगर मास ज्यादा तो एक्सेलरेशन कम, है ना, जैसे एक्सेलरेशन ज्यादा तो मास कम, अगर मास ज्यादा होगा तो मास ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एक्सेलरेशन बढ़ा तो मास कम रहना चाहिए, और अगर मास बढ़ा तो एक्सेलरेशन कम होना चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एट द सेम टाइम मैंने मक्खी का एग्जांपल दिया अभी, हाउस फ्लाई का, हाउस फ्लाई का मास कम है इसलिए वो बहुत हार्ड टू कैच है, वो तेजी से मूव करते दिखती है, इसलिए मैं उसको पकड़ नहीं पाता, क्लियर होती है ये चीज, ये समझाने वाली बात, इज इट अंडरस्टूड, इज इट वेरी क्लियर, है ना। तो ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, तो डेफिनेशन कैसी हो जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ mass and acceleration of any object is always equal to net force applied on it, है ना, तो नेट फोर्स के कैसे रहेगी, इक्वल रहेगी कोई प्रोडक्ट, समझ में आई ये बात, यानी इसी डेफिनेशन का क्या मतलब है, F इज इक्वल्स टू m डॉट a, डॉट का मतलब ही मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, F इज इक्वल्स टू m डॉट a, ये था हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्लियर है। इसी में इनर्शिया नाम की चीज होती है, वो अब तुम्हारे सिलेबस में नोटेड नहीं है तो मैं उसको ज्यादा डिटेल में घुस के नहीं पढ़ा रहा, पर दिस इज व्हाट इफ इट समराइज दिस, तो ये तुम्हारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, समझ में आया ना। एक्सेलरेशन अगर बढ़ेगा तो मास कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, पर अगर एक्सेलरेशन कम है तो इसका मतलब मास उस ऑब्जेक्ट का बहुत ज्यादा होना चाहिए। एंटमैन वाला एग्जांपल याद रखना, अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो जाकर एंटमैन का लार्ज वाला YouTube पे वीडियो सर्च कर लेना कि लार्ज एंटमैन जो होता है ना, बिग एंटमैन, वो कैसा मूव करता है, यू विल सी दैट इट इज मूविंग वेरी स्लोली। वो क्यों स्लो मूव कर रहा है, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन कम है। एक्सेलरेशन क्यों कम है, क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है। एट द सेम टाइम फ्लाइज को अगर तुम मूव करते होगे, हाउस फ्लाई को, मक्खी को, तो मक्खी बहुत तेज मूव करती है क्योंकि उसका मास बहुत छोटा है, तो बहुत जल्दी जल्दी चली जाएगी, इसलिए उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है कि यहां से आई है वो कांसेप्ट, क्लियर है। इसके बाद जो हमारा लास्ट वाला लॉ है, न्यूटन का तीसरा लॉ, उसके तरफ हम लोग जाते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हिच इज वेरी सिंपल।
एंड यू माइट बी नोइंग दिस, तुमको ये पता होगा, तो इसका आइडिया होगा, यू माइट हैव एन आइडिया अबाउट दिस थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट, इसका डेफिनेशन स्टेटमेंट बड़ा आसान सा है, सिंपल सा है ना। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, एवरी एक्शन हैव एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैव एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। मान लो मेरे हाथ में टेनिस बॉल है, रबर वाला बॉल, इस रबर वाले बॉल को अगर मैं बॉल पे फेंकता हूं या इस बोर्ड पे फेंकता हूं तो क्या होगा, मैंने जिस डायरेक्शन में फेंका, मैंने यहां से यहां फेंका, यहां तक तो वापस इसी डायरेक्शन में आएगा, लेकिन उल्टा, है ना। मैंने भेजा इधर, वो आया इसके उल्टा, तो एवरी एक्शन सेम फोर्स से आएगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल देता हूं मैं तुमको इसका, है ना, वो स्प्रिंग वाला जो ऑल टाइम एग्जांपल्स में देते आ रहा हूं तब से, वही वाला है। देखो ये दीवार है, ये एक जमीन है, इस पे एक स्प्रिंग से मैंने ऑब्जेक्ट ब्लॉक लगा रखा है M, इस ब्लॉक को मैंने इधर ढकेला, है ना, अंदर। इसको मैं तुम्हारा कैसा हो जाएगा, तुम्हारा राइट साइड हो जाएगा, हां ये लेफ्ट साइड होगा, तो मैं इसको राइट की तरफ ढकेला। जैसे मैं इसको राइट की तरफ ढकेला तो ये स्प्रिंग कैसी हो जाएगी, बहुत ऐसी कॉइल हो जाएगी, है ना, ब्लॉक इधर आ जाएगा। लेकिन जैसा इसके ऊपर से मैं हाथ हटा दूंगा तो क्या होगा, ये स्प्रिंग कॉइल होगी, तो ये ब्लॉक को उल्टा भेजेगी वापस लेफ्ट के पास में। तो जितनी ताकत से ये अंदर आया होगा उतनी ताकत से क्या होगा, वापस लेफ्ट की तरफ जाएगा। जितनी ताकत से अंदर राइट में आया होगा उतनी ताकत से लेफ्ट पे जाएगा, लेकिन फोर्स सेम है ना। फोर्स से मैंने जितनी ताकत से आया था उतनी ताकत से गया, बदला क्या, डायरेक्शन बदला, है ना, अपोजिट हो गई डायरेक्शन। इधर डायरेक्शन थी तो वो पलट के उधर हो गई। दैट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट एवरी एक्शन हैव एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। ये तुम्हारे मोशन तक की पार्ट हो गई। स्टिल मैं एक बार चेक कर लेता हूं अगर मैं कुछ मिस आउट नहीं कर रहा हूं तो। ओके, एक बार बस मैं देख लेता हूं कि अगर मैं कुछ मिस आउट नहीं कर रहा हूं तो। सिलेबस को भी ठीक है, वेक्टर स्केलर मैंने पढ़ा दिया, स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन मैंने पढ़ा दिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन मैंने पढ़ा दिया। तो इस लेक्चर में मोशन का जो तुम्हारा चैप्टर है, तुम्हारा मोशन नाम का यूनिट है, वो मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। अब इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग मोस्टली ग्रेविटी शुरू करेंगे, या फिर हम लोग जो है यूनिट एंड मेजरमेंट, जो इसके पहले वाला यूनिट है, ये यूनिट 2 है सिलेबस कॉपी के हिसाब से। तो या तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट 1 करेंगे या हम लोग यूनिट 3 करेंगे। विल सी दैट लेटर। ठीक है, ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।